Hello everyone, welcome to Ambition Law Institute. I am Astha Singh and we are back with another video. So as हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज है वो ऑनगोइंग है और अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पहले फीचर्स जाने कि कहाँ कहाँ से हमने अडॉप्ट करे हैं, सोर्सेज क्या थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसमें जो फीचर्स अडॉप्ट करे गए हैं वो कौन से सोर्सेज थे और कौन कौन सी कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट करा था उन्हें। अब आज के वीडियो में हम प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या क्या गिवन है और क्या नेचर है उसका, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिकली क्योंकि हम प्रियम्बल की बात करेंगे ना, तो आप देखो मोस्टली कई एक्ट्स के अपने खुद के प्रियम्बल होते हैं और कोई भी प्रियम्बल देखने के बाद में हमें जानकारी मिल जाती है कि बेसिकली वो एक्ट किस चीज के बारे में है। और यहाँ पर तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की बात कर रहे हैं जो कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट करा था, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। सो नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रियम्बल, तो इसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, तो एक बार उसके बारे में जानते हैं। दैट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द ऑब्जेक्ट व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू अचीव एंड प्रमोट. It also aids in legal interpretation of the constitution where the language of articles of constitution is found ambiguous. अब ये जो टर्म है ना कि it also aids in legal interpretation of the constitution where the language of the articles, कि articles की जो language है ना वो ambiguous है, इसको आप कैसे समझोगे? Legal interpretation of the constitution where the language of the articles of the constitution is found ambiguous. ambiguous meaning, ambiguous का मतलब होता है कोई ऐसा शब्द जिसका, या फिर हम कह लें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके जो मीनिंग है ना वो अलग अलग हो सकते हैं, एक नहीं कई अर्थ होते हैं उसके। तो बेसिकली यही लाइन हमें बताने की कोशिश कर रही है दैट द लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल्स, इसमें जो भी आर्टिकल्स है ना सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशंस हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड एम्बिगियस. इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर. तो इसको इस रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किसने करा था प्रियम्बल के? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने. तो आपको ये भी याद रखना है, ऑन 13 दिसंबर 1946. तो प्रियम्बल का जो रेजोल्यूशन था उसको किसने ड्राफ्ट करा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने. एंड वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कब इसे अडॉप्ट करा गया है? बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स कि इससे पहले तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है और इसका जो नेचर है ना, या फिर हम ये कह लें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है आर्टिकल्स की वो एम्बिगियस है, उसके कई मतलब हैं। और उसी के साथ साथ इसे ड्राफ्ट किसने करा था रेजोल्यूशन को? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को. तो आपको ये चीजें याद रखनी है. अब हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो जान लिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, यानी कि हमारा जो प्रियम्बल है ना उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर गिवन है. तो अब हम बात करते हैं कि हमारे प्रियम्बल के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, जिसमें से फर्स्ट वर्ड दैट वी आर डिस्कसिंग इज सोवरेन. क्या वर्ड गिवन है हमारे प्रियम्बल में कि इंडिया कैसा स्टेट है? एक सोवरेन स्टेट है. अब सोवरेन का मीनिंग क्या होता है? सोवरेन बेसिकली बहुत लेमन और सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझें तो इंडिया एक ऐसा स्टेट है जो कि केपेबल है अपने इंटरनल मैटर्स को खुद से सॉल्व करने के लिए. हमें किसी आउटसाइड कंट्री या फिर स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए होता है अपने पर्सनल इंटरनल मैटर्स को जो कि हमारी कंट्री में हो रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए. तो उसे हम सोवरेनिटी कहते हैं. इट मीन्स एन एंटिटी विच इज फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल कंट्रोल. क्या है? फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल कंट्रोल एंड हैज एब्सोल्यूट एंड अनकंट्रोल्ड पावर. क्या है उसके पास में? कंट्री के पास में एब्सोल्यूट एंड अनकंट्रोल्ड पावर विद इन इट्स ओन स्फीयर. अपने अंदर ही इंटरनल ही कंट्री के पास में इतनी पावर है कि वो अपने इंटरनल मैटर्स से खुद डील कर सकती है विद इन इट्स ओन स्फीयर्स. तो ये हो गया पहला नेचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल का, कि क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? सोवरेन है. हमारी कंट्री क्या है? सोवरेन है. नाउ नेक्स्ट नेचर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सोशलिज्म. अब सोशलिज्म फॉलो होता है हमारे यहाँ पे. तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ना सोशलिज्म जो शब्द है इससे कंफ्यूज नहीं होना है. एक सोशलिज्म वो भी था जो यूएसएसआर फॉलो करता था
और एक सोशलिज्म ये है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो वो बहुत अलग तरह का सोशलिज्म होता था। क्यों, कैसे, मैं आपको बताऊं। जैसे यूएसएसआर काफ़ी पहले स्टैब्लिश हुआ था और उसके बाद 1991 में उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। बट इंडिया में जो वो ना कम्युनिस्ट सोशलिज्म था जो यूएसएसआर फॉलो करता था उस समय पे। अगर आपको नहीं पता है तो यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन, उसके साथ में कई सारे और कंट्रीज थे जिनको साथ में मिला करके एक पूरी यूएसएसआर फॉर्म हुआ था और बाद में 1991 में उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। तो वो जो फॉलो करते थे ना ये सोशलिज्म, वो था कम्युनिस्ट सोशलिज्म। और इंडिया में जो सोशलिज्म फॉलो होता है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म एज आई हैव टोल्ड यू। क्या है, मिक्सचर है डेमोक्रेसी का और सोशलिज्म का। सो वी हैव डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये शब्द आपको याद रखना है। The word socialist was adopted by a resolution of Congress Party in Avdi Session 1955 to establish a socialistic pattern of society. We have adopted democratic socialism. हमने क्या अडॉप्ट करा है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को हमने अडॉप्ट करा है। Where everyone has equal opportunity in economic and पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट एंड नॉट कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। तो ये जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म मैं आपको बता रही हूँ ना, ये ऐसा सोशलिज्म था जैसे पहले के समय पे जब तक यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था तब वो फॉलो करता था। रशिया और कुछ और कंट्रीज साथ में थी, बाद में उनका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, तो ये वहां पर फॉलो करा जाता था। बट इंडिया में जो हमने अडॉप्ट करा है, मेन चीज आपको यहाँ पे ये याद रखनी है, वो कौन सा सोशलिज्म है, वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सो दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर हियर। अब जो अगला नेचर हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो है सेक्युलरिज्म। अब सेक्युलरिज्म की अगर हम बात करें तो देखो, हम सभी को पता है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और आई थिंक लोग ना सेक्युलरिज्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट से भी लेते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट भी इसका काफ़ी देखा जाता है। जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जो सेक्युलर नहीं है और वो अपने ही रिलीजन को प्रैक्टिस करती हैं, बट इंडिया में हमेशा से, और कॉन्ट्रडिक्शन भी बहुत रहा है इंडिया में, सो सेक्युलरिज्म को लेकर के हमेशा से बहुत कॉन्ट्रडिक्शन रहा है, बट बेसिकली है तो सेक्युलर ही, क्योंकि प्रीएम्बल में गिवन है। तो आइए अब एक बार सेक्युलरिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इंडिया में यही माना जाता है कि सब रिलीजन्स बराबर है और सभी को अनुमति होनी चाहिए अपना अपना चॉइस का रिलीजन प्रैक्टिस करने की। राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन भी है हमारे पास में, राइट। तो आइए एक बार इसे पढ़ लेते हैं। दैट इंडिया इज नाइदर एंटी रिलीजन भी नहीं है, नॉर सजेस्टेड सेपरेशन ऑफ स्टेट्स एंड रिलीजन। ठीक है। It is not based upon the total neutrality towards religion, but is based upon equal respect, कि हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। दैट इज सर्वधर्मा संभव। अब इसका ये ना एक वैदिक ओल्ड कॉन्सेप्ट है जिसमें ये माना जाता है कि हर धर्म के जो टीचिंग्स होते हैं उनके रास्ते भले ही अलग अलग हो लेकिन डेस्टिनी सबकी एक होती है, तो वो इसका मतलब होता है सर्वधर्मा संभव। The term secular used in the preamble simply states that state has no religion of its own, कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, यहाँ पर सब अपने अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमने जान लिया तीसरा नेचर जो कि है सेक्युलरिज्म का। सो द नेक्स्ट नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डेमोक्रेटिक। अब इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, हम सबको पता है, राइट, कि यहाँ पर सबके पास में वोटिंग राइट अवेलेबल है। जब भी एक इंडिविजुअल 18 साल से ऊपर का हो जाता है तो क्या है, उसके पास वोट देने का अधिकार है, राइट टू वोट है। तो यही हमें यहाँ पर बताया गया है कि हमारे पास डेमोक्रेसी में राइट होता है अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज करने का। सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट, दैट द प्रीएम्बल wants to ensure democratic form of government as well as democratic form of society. Democratic form of government has been ensured by universal adult franchisee, that is one man one vote, article 326. So this is what you need to remember. तो बेसिकली सिंपल सी चीज है कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो करी जाती है और सबके पास में अधिकार होता है अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज करने का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट। क्या है, हमारे यहाँ पे गणतंत्र फॉलो करा जाता है, रिपब्लिक फॉलो करा जाता है। तो रिपब्लिक देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप समझो कि बेसिकली
राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यही रिपब्लिक का कहना होता है। कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जो कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, वहां पर क्या होता है, अगर कोई क्वीन है तो उसके बाद क्वीन के ही जो हायरार्की में जो हेरिडिटी में बच्चे आएंगे ना, वही क्वीन बनेंगे या फिर किंग बनेंगे। लेकिन जब हम बात रिपब्लिक की करते हैं तो रिपब्लिक में लोगों के पास में अधिकार होता है और राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। सो वेयर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इज नॉट हेरिडेटरी रादर इलेक्टेड, क्या है, हेरिडेटरी नहीं है। स्टेट हेड ऑफ स्टेट इज नॉट हेरिडेटरी रादर इलेक्टेड, क्या हो रहा है, वो इलेक्ट करा जा रहा है। आर्टिकल्स 54 एंड 55 जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो रिपब्लिक को आपको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ही याद रखना है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इलेक्ट करा जा रहा है। दिस इज व्हाट रिपब्लिक इज अबाउट। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कहां से बोरो करी हैं, एक बार हम वो जान लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि द आइडियल ऑफ जस्टिस हैज बीन बोरोड फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन 1917। क्या अडॉप्ट करा है, द आइडियल ऑफ जस्टिस। Next is the ideals of liberty, equality and fraternity have been taken from French Revolution 1789. Ideals of liberty, equality, fraternity have been taken from where? French Revolution 1789. And the next part is that the expression we the people of India, पढ़ा है ना आपने, हमेशा कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन जब भी पढ़ते हैं तो हम वहां पे डिक्लेयर करते हैं दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो इंडियन सिटीजन्स हैं। कहां से लिया गया है ये लिया गया है यूएसए और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। दैट द एक्सप्रेशन वी द पीपल ऑफ इंडिया have been borrowed from the constitution of Ireland and USA। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखनी है। आपसे किसी एग्जाम में भी कभी कोई पूछ सकता है या पूछा जा सकता है कि ये जो एक्सप्रेशन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, जो हम बोलते हैं दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो भारतीय नागरिक हैं, ये एक्सप्रेशन कहां से लिया गया है, बोरो करा गया है। कहां से बोरो करा गया है इसे, यूएसए और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर हियर। अब आप देखो यहाँ पे ना दो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो आपको याद रखने हैं। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ। पहला केस लॉ जो आपको याद रखना है वो है बेरुबरी का, और नेक्स्ट केस है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है जो कि केशवानंदा भारती है। ठीक है, तो बेरुबरी का जो केस था ना, इसमें क्या हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि बेसिकली जो प्रीएम्बल है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो जब ये केस फाइल हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्या बोला कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स और बाकी चीजें एक तरफ है, उसमें अमेंडमेंट्स करे जा सकते हैं, लेकिन प्रीएम्बल में कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में वहीं केशवानंदा भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर चेंज करते हुए ये डिक्लेयर करा कि जो प्रीएम्बल है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट कंसिडर करा जाएगा। तो बेसिकली बात बेसिक नेचर की आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक नेचर से ना कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक नेचर को नहीं चेंज किया जा सकता है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करे जा सकते हैं और उसी तरह प्रीएम्बल के साथ भी कुछ अमेंडमेंट्स करे जा सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नेचर हर्ट नहीं होना चाहिए या फिर उसको चेंज नहीं करा जा सकता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट केस लॉज दैट यू रियली नीड टू रिमेंबर। ये आपसे ना पूछे जा सकते हैं। तो पहला केस जो आपको याद रखना है वो है बेरुबरी यूनियन और दूसरा है केशवानंदा भारती। तो ये दोनों केस ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, हेल्ड दैट द प्रीएम्बल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, डिक्लेयर करा दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट, द प्रीएम्बल। तो ये दोनों केस लॉज प्रीएम्बल के बारे में है और आपसे पूछे जा सकते हैं। Okay everyone, so that's it for our today's video and I really hope that this video was informative for you। preamble से related जितनी भी important चीजें थी हमने इस वीडियो में कवर कर ली हैं और I hope कि ये दोनों केस लॉज जो मैंने आपको बताए हैं ना, इनको आप बिल्कुल याद रखना जरूर से और कहीं लिख लेना या फिर आप जो है नोट भी कर सकते हैं इन्हें कहीं पर, केस लॉज के साथ साथ में जो नेचर हमने डिस्कस करा और सारी चीजें, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपसे किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और हम अपने अगले वीडियो में फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। सो आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।